हेलो। आज की कहानी लाशें। इसे पुंतिल कुजुमदुल्ला ने लिखा है और ये कहानी मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। लाशें। दूर तक फैले हुए गेहूं के खेतों के उस पार क्षितिज पर प्रकाश फूटा तो न तो सोना चौंक कर जाग उठा। उसने फटा पुराना कंबल अपनी देह से हटाया और झोंपड़ी का दरवाजा खोल दिया। कोहरे के बीच से रिश्ती रोशनी और कुहासा झोपड़ी के अंदर घुस आया। सोना ने हथेलियों को गर्म कर चेहरा ढका और बाहर आ गया। उसने झोपड़ी का दरवाजा पुनः बंद कर दिया। पिछली रात बर्तन में पानी रखना भूल जाने के कारण वह चेहरा धोने पंप के नजदीक गया, जिसे देहातियों की सुख सुविधाओं के लिए जमींदार ने लगवाया था। सोना ने मुंह धो लिया। ठंडी हवा देह को चुभ रही थी। उसने अपने जवाहर कोट की जेब में हाथ डालते हुए चारों तरफ नजर घुमाई। कोहरे की हल्की परत लिए जमींदार के प्रसाद और पड़ोस में ठंड से ठिठुरती भैंसों और गधों को देखा। अपनी झोंपड़ी की ओर चलते समय सोना को याद आया, जब मैं बहुत छोटा था तब से आज तक जमालपुर नाम के मेरे देहात का चेहरा कितना बदल गया है। तब मेरे पिता भंगी का काम करते थे और माँ भैंसे पालकर दूध बेचती थी। उन दिनों सामने के ये दूर तक फैले खेत उसर थे, जो अब सरकार द्वारा नदी में बांध का निर्माण करने पर उपजाऊ हो गए हैं। और इसके साथ ही जमालपुर में परिवर्तन होने लगे। गांव में जमींदार की ऊंची हवेली उठ खड़ी हुई। झोपड़ी और झाड़ियों के पीछे भेड़ों की बरकत हुई। कल की उसर भूमि में गेहूं की बालियां लहलाने लगी और मुझे लगा कि अब तो गांव स्वर्ग हो गया है। लेकिन इसी स्वर्ग में बापू ने तपेदिक का शिकार होकर एक दिन दम तोड़ दिया। न तो उन्होंने डॉक्टर से जांच कराई और न ही एक बूंद औषधि ली। पिता की मृत्यु के पश्चात मेरी परवरिश के साथ साथ भैंसों की देखभाल का काम भी माँ ही अकेले करने लगी। कालांतर में मैं नौजवान हुआ और माँ वात रोग से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ गई। इसके बाद बूढ़ी हो चुकी भैंसें भी एक एक कर मर गई। आज ऐसा लगता है कि इन घटनाओं को हुए काफी समय बीत गया है। सोचते हुए सोना अपनी झोंपड़ी में आया तो देखा कि माँ चारपाई पर बेहोश पड़ी हुई है। माँ, उसने पुकारा। कुछ देर बाद माँ की बेहोशी दूर हो गई। झुर्रियों से भरा चेहरा लिए माँ मुर्दे की तरह वहां पड़ी थी। उसने चम्मच से औषधि लेकर माँ के मुंह में डाल दी और शीशी पलंग के नीचे रख दी। रोटी और पानी को पास पड़े तख्त पर रखकर वह शीघ्र ही बाहर चला गया। सुबह के करीब 8 बजे थे। सड़क पर काफी भीड़ थी। दूध बेचने वाले साइकिल पर दूध के लिए बर्तन लिए जा रहे थे। सोना तेज कदमों से डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। जरा सी देर होने पर डॉक्टर साहब आंखें तरेर कर गालियां बकने लगेंगे। डॉक्टर साहब की गाली तो फिर भी बर्दाश्त की जा सकती है, किंतु चमकदार कमीज झाड़ कर घूमने वाले कंपाउंडर को बर्दाश्त करना मुश्किल है। मुंह खोलने पर वह हरामजादा गंदी गालियां ही देगा। ककड़ियों पर चलते हुए सोना के पैरों में दर्द होने लगा। दर्द क्यों नहीं होगा? डॉक्टर मेहदी हसन के 1.5 वर्ष पुराने जूते थे। उसने जूतों पर निगाह डाली तो देखा कि कछुए के सिर की तरह उसके पांव के अंगूठे जूतों के बाहर आंखें तरेर कर देख रहे हैं। एक साइकिल हो तो इन झंझटों से मुक्ति जरूर मिल जाए। एक पुरानी सी साइकिल खरीद पाने के लिए भी एक अरसे से ललचाकर रह गया है, क्योंकि वेतन का आधा हिस्सा तो डॉक्टर के पास ही चला जाता है। 2 लाख रुपए खर्च कर बनाई गई विशालकाय मस्जिद नजदीक ही थी। उस पर लगी विशाल घड़ी के नीचे चांद की तस्वीर और उसके नजदीक एक वाक्य खुदा था। इंसान, भूमि और स्वर्ग की सृष्टि तेरे लिए ही मैंने की है। इंसान, भूमि और स्वर्ग की सृष्टि तेरे लिए मैंने ही की है। कार, स्कूटर और तांगे आ जा रहे थे। उस लंबे गेट को पार कर सोना भी भीतर घुस गया। सौभाग्य से तब तक सेमिनार हॉल में कंपाउंडर नहीं पहुंच पाया था। उसकी साथी नन केडवर टैंक के लाशों को सुरक्षित रखने वाले टैंक नजदीक ही सुपारी चबा रही थी।
सोना को देखते ही सुपारी को थूक कर हंसते हुए बोला, नमस्कार। नमस्कार जी, सोना ने प्रत्याभिवादन किया। चारों ओर निगाहें दौड़ाकर नन ने कहा, अभी जानवर नहीं पहुंचा। आने दो, हंसते हुए सोना ने हाथ बढ़ाया। उस सुअर के बच्चे को एक दिन मैं जरूर मजा चखाऊंगा, जरा मेरी माँ की तबीयत सुधर जाए तब। किसी की पदचाप सुनकर दोनों चौंक उठे। टेरी लिन की शर्ट पहने एक शैतान की तरह कंपाउंडर निसार अहमद उनके सामने आ खड़ा हुआ था। अरे कुत्तो, क्यों आंखें तरेर कर देखते हो? निसार की गर्जना सुनाई पड़ी। लड़कों के आने जाने का वक्त हो गया है ना, बॉडी लेकर ठीक से लिटा दो। निसार प्रोफेसर के कमरे में चला गया। जागते वक्त वह बुदबुदा रहा था, रास्कल्स, इन शैतानों ने नाकों में दम कर दिया। सोना ने केडवर टैंक को खोला। अचानक तेज बदबू फैली तो उसे याद आया कि कल फॉर्मेलिन डालना वह भूल गया था। वह जानवर इधर आएगा तो जरूर मार डालेगा। उसने फुर्ती से अलमारी से फॉर्मेलिन निकाल कर लाशों पर छिड़क दिया। नर्म ने स्ट्रेचर पर लाशें रख दी। 15 मिनटों के अंदर ही सेमिनार टेबल पर लाशें छा गई, हाथ पैर और सिर विहीन लाशें। सोना तांबे का पुराना बर्तन लेकर बाहर चला गया, साइकिल स्टैंड के नजदीक। अपने हाथों से बनाई अंगीठी पर उसने तांबे के बर्तन को रख दिया। आग भभक उठी। अंगीठी में पिछले दिन की सड़ी हुई लाशें थी। ठीक तरह से सुलगाने के लिए उनमें में टूटने वाली हड्डियां अलग करनी होंगी। सिर के साथ सभी हड्डियों को इकट्ठा करने पर 30 रुपए मिलेंगे। जब हड्डी के पैसे मिलने लगे तो सोना को मालूम हुआ कि इंसान की मृत्यु होने पर भी उसका कुछ न कुछ मूल्य रहता है। हड्डियों को बेचकर तो पैसे मिलते थे, वह अपने मित्र के साथ बराबर बांट लेता था, लेकिन अधिक दिन वे इसे भी प्राप्त न कर सके। निसार नामक नवाब के आने पर उसकी निगाहें वहां भी पहुंच गई। हड्डियों को बेचकर लड़कों से जो पैसे मिलते हैं उसे फौरन निसार को सौंपने पड़ते हैं। कभी कभार यदि चाय पीने के लिए थोड़े से पैसे मिल जाएं तो किस्मत ही समझो। तांबे के बर्तन में सोना ने एक हड्डी को होले से बाहर निकाला और हड्डियों में चिपके मांस की परत को चाकू से हड्डी को क्षति पहुंचाए बिना ही छीलने लगा। तभी जोर जोर से बच्चों को पढ़ा रहे मेहंदी साहब की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेहंदी साहब कितनी जोर से पढ़ाते हैं, लगता है कि उनका गला कभी फट जाएगा। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में रंग बिरंगे चाक पकड़कर पसीने से तर हो गला फाड़कर पढ़ाने वाले मेहंदी साहब से उसको हमदर्दी थी। दोस्त कहा करता था कि सिर्फ मेहंदी साहब ही अन्न को सही ढंग से पचा सकते हैं। वे कॉलेज के डॉक्टरों में सबसे बेहतर आदमी थे। 5 वर्षों से वात रोग से पीड़ित मेरी माँ को वे मुफ्त ही इलाज कर रहे थे। फीस देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। यदि पैसे होते तो 10-20 रुपए मैं जरूर दे देता। मेहंदी साहब पुण्यात्मा हैं, खुदा उनका भला करे। सोना, ए खुदा, ऐसा लगता है कि मेहंदी साहब पुकार रहे हैं। अरे सोना, इधर आ। दोबारा आज आवाज आई तो बर्तन गरम नीचे रखकर सोना दौड़ा गया। जली हुई उंगलियां उसने मुंह में डाल ली। मेहंदी साहब के कमरे में घुसने पर हमेशा की तरह सामने बैठे लगभग 50 लड़कों की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। कुछ लोग हंसने लगे और कुछ उसकी तरफ कौतूहल से देखने लगे। सोना, अपनी शर्ट उतार, मेहंदी साहब की आवाज़ गूंज उठी। सोना ने अपना जौहर कोट और उसके नीचे की मैली कुचैली शर्ट उतारकर नीचे डाल दी। उसे नहीं मालूम था कि अब कितनी देर तक एक मशीन की तरह उसे यूं ही खड़ा रहना पड़ेगा। यदि मेहंदी साहब की आदत है, जिससे मुझे बड़ी ऊब सी होती है। मेरी गर्दन, रीढ़ और छाती को छू छोकर मेहंदी साहब के बताने के अनुसार लड़के जल्दी जल्दी नोटबुक में लिखने लगे। मेहंदी साहब चौक से मेरी छाती और पीठ पर कुछ लकीरें खींचने लगे तो ऊब और बढ़ गई। एकाएक मेहंदी साहब ने एक लड़की को पुकारा। वह प्यारी और खूबसूरत पंजाबी लड़की थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां
उसके बदन पर सांप की तरह रेंगने लगी तो उसे रोमांच हो आया। सर, बट ओनली डिफरेंस इज दैट ही इज एन लिविंग कैडेवर, एक लड़के ने कहा। सोना को मालूम नहीं हुआ कि उसका मतलब क्या है। जब सब उसकी ओर देखकर हंसने लगे तब मेहंदी साहब की आंखें लाल हो गई। उन्होंने एक लड़के को डांटा, उससे कक्षा से बाहर जाने को कहा। वह किताबें उठाकर चप्पल जमीन पर पटकता बाहर चला गया। मेहंदी साहब की कक्षा से बाहर आने पर सोना ने देखा कि कुछ देर पहले बाहर निकाला गया लड़का कक्षा के बाहर दीवार से लगा मेहंदी साहब का लेक्चर नोट कर रहा था। उनकी आवाज़ बाहर खड़े होने पर भी अच्छी तरह सुनी जा सकती थी। शाम को अपनी झोंपड़ी में लौटने पर सोना ने माँ के पलंग की छोर पर उंगली को बैठे हुए देखा। उसने उसे देखते ही अंगुली पल्ले से चेहरा ढककर कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई। माँ बेहोश पड़ी है। लगा कि माँ की तबीयत और खराब हो गई है। वह अंगुली से बातचीत तक नहीं कर सका। उसका दिल माँ की बीमारी के कारण भारी था। उसने माँ के माथे और गले को छूकर देखा तो पाया कि सख्त बुखार है। कुछ कहे बिना वह पलंग पर बैठ गया। तब अंगुली ने कहा, आज माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। अंगुली, मैं क्या करूं, हाथ में एक पैसा भी नहीं। मानता हूं कि डॉक्टर की फीस नहीं लगेगी, किंतु दवा के लिए भी तो कुछ चाहिए ही। वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा जब मेहंदी साहब ड्यूटी पर होंगे, लेकिन पहले पहले एक रिक्शा बुलाना पड़ेगा और उसके पास रिक्शे वाले को देने के लिए एक पैसा भी नहीं। चौक में पहुंचा तो एक फरिश्ते की तरह मौलाना साहब को उसने वहां खड़ा पाया। मौलाना पैर रिक्शे में रखे अपने साथियों से बातचीत कर रहे थे। सोना ने नजदीक जाकर पुकारा, मौलाना साहब। मौलाना ने मुड़कर देखा। लाचार से लग रहे सोना को देखकर दाढ़ी सहलाते हुए उन्होंने पूछा, अरे क्या बात है साहब, मुझे बचाइए, माँ सख्त बीमार है, अस्पताल तक पहुंचाना है। अरे तो क्या हुआ, क्यों रोता है? मेरे पास तो कानी कोड़ी भी नहीं। मौलाना रिक्शा लेकर आगे बढ़ा, फिर सोना से बोला, अबे सुअर के बच्चे, चल बैठ। सोना और अंगुली ने माँ को रिक्शे में बिठाया। वापस आने तक अंगुली से झोपड़ी में बैठने को कहकर वह भी रिक्शे में बैठ गया। मौलाना आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा पगडंडियों पर मुड़ गया। इधर से जाने पर अस्पताल जल्दी पहुंचा जा सकता है। माँ उसके कंधे पर सिर रखकर लेटी रही। उसने दाएं हाथ से माँ को संभाला। सड़क उबड़ खाबड़ होने के कारण रिक्शा हिलने डुलने लगा। सोना, जरा ध्यान से, आगे गहरा खड्डा है। मौलाना बीच बीच में सावधान करता जाता था। उसने माँ को अच्छी तरह कंबल में लपेट दिया। दिसंबर की ठंडी हवा देह में चुभ रही थी। हमेशा भैंसों को पीटना और गाली बकना माँ का व्यसन था। मोहल्ले वाले कहते थे कि भैंसों को अधिक मारने पीटने के कारण ही माँ वात रोग का शिकार हो गई है। सोना, सावधान, एक गड्ढा आ रहा है। सोना ने चौंक कर माँ को पकड़ लिया। रिक्शा ऊबड़ खाबड़ जमीन के कारण उठ गिर रहा था। सोना उत्सुकता से मौलाना की पिंडली की मांसपेशी को गोलाकार होकर ऊपर नीचे उठते हुए देखता रहा। अगर मौलाना एक पैर भी थक जाए तो उसे अगले दिन रोटी नहीं मिलेगी। अस्पताल के सामने मरीज और उनके रिश्तेदार क्यू में खड़े थे। बेड़ा गर्क हो इस क्यू का। अस्पताल, सिनेमाघर, राशन की दुकान, म्यूनिसिपल की टट्टी, हर जगह क्यू। लगता है क्यू के बिना जिंदगी ही नहीं। वह माँ को रिक्शे में छोड़कर डॉक्टर साहब के कमरे में घुस गया। मेहंदी साहब मरीजों की जांच कर रहे थे। नज़दीक बैठा डॉक्टर निरपेक्ष भाव से कोई मासिक पत्रिका उल्ट पुल्ट कर उसमें छपी नंगी औरत की तस्वीर का मजा ले रहा था। उसके होठों में लगी सिगरेट की 1 इंच लंबी राख लटक रही थी। सोना को सामने खड़ा पाकर मेहंदी साहब ने सिर उठाकर देखा और माँ को नज़दीक के कमरे में ले जाने को कहा। वह फूले हुए पेट वाले एक बच्चे की जांच पड़ताल कर रहे थे। माँ को कमरे में लिटाने के 5 मिनट बाद मेहंदी साहब आ पहुंचे। बहुत सावधानी से उन्होंने माँ की जांच पड़ताल की।
एक इंजेक्शन दिया, औषधि की चिट लिखी। उसे तसल्ली देकर वह उठ खड़े हुए। मेहंदी साहब के सामने सोना बड़े अदब से खड़ा रहा। उसने मन ही मन खुदा से मिन्नत की, ए खुदा, मेहंदी साहब दीर्घायु हो, उनकी बरकत हो। घर लौटने पर अंगुली डिबरी की रोशनी में बैठी उनका इंतजार कर रही थी। सोना ने पूछा, अंगुली, तू इंतजार करते करते थक गई होगी। माँ को लिटाते हुए अंगुली ने बताया, नहीं तो आप अभी ही तो आए गए थे। माँ ने होले से कहा, बेटे, अंगुली को तू अभी जाकर झोंपड़ी तक पहुंचा दे। अंगुली को इस झोंपड़ी में सुलाते माँ को बड़ा खौफ लगता था। ठीक ही तो है, शादी के पहले औरत को घर में ठहराना ठीक नहीं। मोहल्ले वाले कानाफूसी करेंगे। वे दोनों उंगली की झोंपड़ी की ओर चलने लगी। उंगली को यूं अकेले छोड़ने पर उसे दुख होता। माँ की तबीयत सुधर जाए तो उंगली से निकाह कर उसे अपनी झोंपड़ी में ले आऊंगा और कितने दिन इसी तरह बीतेंगे। उसकी उम्र ढल रही है। उंगली बचपन से ही खेल कूद कर बढ़त पा गई थी। खूब अंधेरा था। जमींदार के घर के ऊपर जलने वाली बत्ती चारों ओर रोशनी दे रही थी। उसके अस्तबल से घोड़ों के खुर पटकने की आवाजें आ रही थी। उन्होंने रास्ते में बातचीत नहीं की, भारी दिल से आगे बढ़ रहे थे। वह उसके पीछे चल रहा था। बीच बीच में उनकी उंगलियां आपस में छू जाती थी। चलते वक्त उंगली के पैरों से उछलकर रेत सोना के पैरों पर पड़ती थी। झोपड़ी पर पहुंचने पर उंगली ने दिया जलाया। सोना भीतर बैठ गया। उसने एल्युमिनियम के बर्तन में कोई चीज उसके सामने रखी। सोना ने पूछा, यह क्या है? चक्कर देखो। उसने खाया। बढ़िया हलवा। पानी पीते हुए उसने पूछा, कहाँ से मिला? कहाँ से मिलेगा? तार तार वाले बंगले की मेम साहब ने दिया। वे बड़े खुश थे, आज उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। उंगली, तुम्हें बच्चा कब पैदा होगा? उंगली शर्मा गई। पल्ला सिर पर खींचकर वह जरा पीछे हट गई। उसने पैर का अंगूठा जमीन पर कुछ उसके पैर का अंगूठा जमीन पर कुछ कुरेद रहा था। सोना की इच्छा हुई कि अभी उसे छाती से लगा ले। सोना की इच्छा हुई कि अभी उसे छाती से लगा ले, लेकिन शादी से पहले उसने अपनी ख्वाहिश को मन में ही छुपा लिया। अच्छा, तो मैं जाऊं? वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर उसने पूछा, अंगली, तुझे यहाँ अकेले रहते डर नहीं लगता? तुझे क्या यहाँ अकेले रहते डर नहीं लगता? मुझे डर? कोई गुंडा या बदमाश आ जाए तो? उसने एक कोने में पड़ी झाड़ू की ओर इशारा कर दिया। उसे लगा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ तार वाले बंगले की झाड़ू देने के लिए नहीं होता। औरत हो तो इस ढंग की हो। सोना वहां से चला आया। कई दिनों से उंगली के न आने पर एक शाम वह उसी झोंपड़ी में गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उंगली बालों को गूंथे झोंपड़ी के बरामदे में बैठी थी। सोना को देखते ही वह उठ खड़ी हुई। उसने झट अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। सोना आश्चर्यचकित सा खड़ा रहा। उसे शक हुआ कि वह सपना देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। नजदीक की झोपड़ी के आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास के जमींदार का तांगा कहीं जा रहा था। न सपना नहीं है। वह दरवाजे के पास जाकर बोला, अंगुली, दरवाजा खोलो। तुम्हें हुआ क्या है? भराई आवाज में उंगली बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। आश्चर्य से उसने पूछा, उंगली, बताओ तो आखिर हुआ क्या है? वह सिसकने लगी। सोना उसके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन बंद दरवाजे के इस पार से कोई क्या ही कर सकता था। एकाएक दरवाजा खुल गया। उसे बहुत खुशी हुई। उंगली बाहर आई, किंतु उसकी ओर उसने नहीं देखा। वह आंगन में खड़ी होकर क्या करने लगी? सब कुछ पूछने, कहने और करने की मुराद होने पर भी वह लाचार था। उंगली ने पुन अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह भीतर से बोली, इस पापी को देखने के लिए तुम्हें
इधर नहीं आना चाहिए। जोश और हौसले के साथ उसने फिर पूछा, उंगली तुम्हें हुआ क्या है? जवाब नहीं मिला। क्या हुआ इस संबंध में वह क्या कह सकती है? कोई देखभाल करने वाला न होने के कारण अंगुली के लिए मेम साहब एकमात्र सहारा थी। तड़के उठते ही वह मेम साहब के घर जाती, घर, बाथरूम, मुर्गों और खरगोशों के पिंजरों को साफ करती। मेम साहब से मिलने वाला रोज का भोजन और 10 रुपये मासिक वेतन ही उसका रोजगार था। काम करने में वह बहुत तेज थी। मेम साहब और उस पर घर की लेग हॉर्न मुर्गियां और सफ़ेद खरगोशों को उसने बहुत प्यार किया था। लेकिन उसको डराने वाली एक चीज घर में भी थी, जो हर रोज झाड़ू देते वक्त उसकी देह को भेदने वाली नजरों से देखती रहती थी। लेकिन उसको डराने वाली एक चीज इस घर में भी थी, जो हर रोज झाड़ू देते वक्त उसकी देह को भेदने वाली नजरों से देखती रहती। बड़ी बड़ी मूछों और चेचक के निशान से भरे लाल चेहरे वाला वह इफ्तिगार साहब, मेम साहब का पति। हिरनी सी खूबसूरत मेम साहब को पति के रूप में इसी शख्स को मिलना था। इससे उसे दुख जरूर था, लेकिन वह करोड़पति था। हमेशा की तरह उस दिन काम पर जाने पर उसे मेम साहब और उसका बुर्का नजर नहीं आया। उसे पता चला कि वे प्रसव के लिए अस्पताल गई हैं। जब वह आंगन में झाड़ू दे रही थी, तब इफ्तिगार साहब चाकू से एक आम काट कर खा रहे थे। वह झाड़ू देने बेडरूम में गई, चादर झाड़कर ठीक तरह से बिछाई, फिर झाड़ू देने लगी। अकस्मात उसने देखा कि उस कमरे में अंधेरा छा गया है। मुड़कर देखने पर इफ्तिगार साहब दिखाई पड़े। इफ्तिगार की आंखों में विकार की बहार थी। उसने देखा कि इफ्तिगार साहब के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। लगा कि उसका गला सूख गया, जीभ तालू से चिपक गई। फिर बिस्तर पर बैठकर अपना पुराना जूता उतारने के लिए वह मजबूर हो गई। ये सब बातें अंगुली ने नहीं कही, तो भी सोना ने अंदाजा लगाया। परी की तरह उपासना करने वाली अंगुली ने मुझे धोखा दिया। वह अपनी शिकायतें औरों से कहकर गम को कम भी नहीं कर सका। फिर भी निसार अहमद की गालियों को बर्दाश्त कर वह जिंदा रहने लगा। सेमिनार हॉल और दवा के लिए अस्पताल के क्यू में खड़ा होकर दिन बिताने लगा। उस दिन की घटना के बाद फिर उसने उंगली को नहीं देखा। आखिर उसने उसे एक दिन अस्पताल में देखा, फिर भी वह भी उसकी लाश। कुछ देहाती जड़ी बूटियों का जहर उसने पी लिया था, किंतु आसानी से वह नहीं मरी। 1 हफ्ते तक अस्पताल में सड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से वह मर सकी। उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलने पर माँ ने सोना को अस्पताल जाने पर मजबूर कर दिया। पर वह अस्पताल जाकर भी उंगली को देखे बिना ही घर वापस आ गया था। उसने माँ के सामने झूठ मूठ बातें बना दी थी। कोई रिश्तेदार न होने के कारण अंगुली की लाश लेने के लिए कोई नहीं आया। लाश लेने के इरादे से सोना अस्पताल तक गया। अस्पताल की मोर्चरी में उसकी लाश पड़ी थी। कपड़ा उठाकर उसने आखिरी बार उसके चेहरे को देखा। उसके दिल में कैसे कैसे अरमान थे। उससे ब्याह कर उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना कितनी बार उसने देखा था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने धोखा दिया? कई बार उसने अपने दिल से पूछा। हाँ हाँ, उसका मन बार बार यही दोहराता था। उसका चेहरा उसने पहले की तरह कपड़े से ढक दिया। दहशत दहशत भरे भरे दिल से वह बाहर चला गया। अगले दिन हमेशा की तरह मेडिकल कॉलेज पहुंचा। कुछ देर पहले ही कंपाउंडर निसार अहमद आया था। उसे देखते ही उसने पुकारा, अरे सोना, इधर आ, कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूं। सोना उसके कमरे में पहुंचा। उस तरह उसके हाथ में थमाते हुए निसार ने कहा, एक नई लाश आई है, तू जाकर उसके बाल उतार दे। वह उस तरह लेकर चला गया। मेज पर लाश कपड़े में ढकी पड़ी हुई थी। कपड़ा हटाकर वह खामोश खड़ा रहा। अंगुली की लाश किसी के न लेने के कारण अस्पताल के अधिकारियों ने लाश कॉलेज को सौंप दी थी। अरे तू आंख तरेरे क्यों खड़ा है?
गधे, इस छोकरी की खूबसूरती देख रहा है, जल्दी काम कर। एक मशीन की तरह सोना के हाथ हिलने डुलने लगे। लगा कि धरती घूम रही है। निसार ने नजदीक आकर लाश की धोती हटा दी। सोना ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। निसार अपने चाकू से मुर्दे के पैर को छेद कर डे इंजेक्ट करने लगा। उसने सोना से पूछा, अरे, इस हरामजादी का तुझे कुछ मालूम है? नहीं, कुछ नहीं मालूम, सोना फुसफुसाया। डॉक्टर ने बताया था, ये कहीं पास ही रहती थी। गलत गलत ढंग से चलने पर इसकी ऐसी दुर्गति हो गई। सोना कुछ नहीं बोला। उसके लंबे घुंघराले बालों को उसने हटा दिया। उसके बालों की माँ हमेशा तारीफ करती थी। अपने ही हाथों से उन्हें हटाना पड़ा। देह के सभी बालों और बोहों को भी उसने निकाल दिया। इतने में निसार ने लंबी सुई और धागा उसके हाथ में थमाकर उसकी जीभ में पिरोने को कहा। नुकीली सुई अंगुली की जीभ में घुस गई। वह नुकीली नुकीली सुई उसे अपने कलेजे में घुसती सी लगी। वह उसे मुर्दे को नहीं देख सका। उसे लगा कि कहीं भाग जाए और फूट फूट कर रो पड़े। उस रात को सोना सो न सका। आंखें मूंदने पर सिर मुड़ाए जीभ पिरोई हुई उंगली की लाश ही उसे बार बार दिखाई पड़ती थी। उसका दिल कचोट रहा था। भोर में उसकी आंख लग गई। उस समय उसने सपने में उंगली को देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमको मैंने धोखा दिया। उस दर्द को मैं बर्दाश्त न कर सकी, इसलिए मैंने आत्महत्या की। सोना दिन भर मन महसूस कर रहा। उस दिन उंगली की लाश डिसेक्शन टेबल पर लिटा दी गई। टैंक से मुर्दे को स्ट्रेचर पर चढ़ा लिया गया। मेज पर सोना ने ही उसे लिटाया था। पहले लाशों को उठाते और उन पर चाकू भोंकते वक्त उसे यह महसूस नहीं होता था कि उन लाशों से पहले ताजा खून बहता होगा। लेकिन अंगुली को जरा भी दर्द ना हो, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से काम लिया। मुड़े हाथ पैरों को सावधानी से ठीक कर दिया था। कुछ देर बाद लड़के मेज के चारों ओर खड़े हो गए। कैंची और चाकू चलने लगे। केडवर रूम के दरवाजे से उसने झांक कर देखा। चाकू की धार उसकी देह को चीर रही थी। छाती के नीचे एक छेद। चाकू की महीन आवाज उसके दिलो दिमाग में कौंध गई। छाती के दोनों हिस्सों से लड़के त्वचा को हटाने लगे। मांस के टुकड़े मेज पर गिर रहे थे। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा। लाश लाश को खोपड़ी निकालने का दिन था। वह इसे न देखने की ख्वाहिश से बाहर खड़ा रहा। तब लड़कों में से एक ने आकर उसे पुकारा। रुखानी और हथौड़े को उसने हाथों में थमाते हुए लड़कों ने कहा, सोना, यह खोपड़ी काट दे, हम इसे नहीं काट सकते। वह कुछ नहीं कह सका। बसुला हाथ में पकड़कर कुछ पल वह खड़ा रहा। लड़कों ने जल्दबाजी की। जल्दी करो, जल्दी करो। खोपड़ी में रुखानी रखकर वह हथौड़े से मारने लगा। उसे याद नहीं कि कितनी देर तक वह उसे पीटता रहा था। खोपड़ी फट गई। उसके हल्के पीले रंग की कई सिलवटों से भरी वह खोपड़ी देखी। अपने बारे में इतने दिनों तक याद करने वाली वह ताज्जुब भरी खोपड़ी। इसका अनुवाद प्रोफेसर पी कृष्णन ने किया है। थैंक यू सो मच।